बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हेमाटोलॉजी फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एंटीप्लेटलेट ड्रग के अंदर एस्प्रिन है जो थ्रोम्बोक्सिन A2 के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। क्लोपिडोग्रिल और टिक्लोपिडीन है ADP को रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती है। एप्सिक्सामाब, टिरोफिबान, एप्टीफिबाटाइड GP2B और 3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब जो ड्रग्स थ्रोम्बोक्सिन A2 पर जाके बाइंड करती है तो वह असल में साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 वगैरह और टाइप 1 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन होती है और थ्रोम्बोक्सिन होती है। कैसे बनती है? फास्फोलिपिड पहले एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने वाला साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे या ल्यूकोट्राइन को बनाने वाला ल्यूकोट्राइन पाथवे है। थ्रोम्बोक्सिन A2 ने नॉर्मली प्लेटलेट की एग्रीगेशन करानी होती है, प्रोस्टासाइक्लिन ने एग्रीगेशन को इनहिबिट करना होता है। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज का रिवर्सिबल इनहिबिटर है। ओके फिर इसके बाद ऐसी ड्रग्स है जो ADP पे जाके काम करती है। जो ADP रिसेप्टर है, ओके, तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है। इसको इनहिबिट करने वाली क्लोपिडोग्रिल और टिक्लोपिडीन होती है। जो क्लोपिडोग्रिल और टिक्लोपिडीन इसको ब्लॉक कर देती है P2Y12 को। लेकिन इनको जो क्लोपिडोग्रिल होती है ये प्रो ड्रग होती है, इनके एक्टिवेशन के लिए CYP2C19 होता है। जो CYP2C19 ये ओमिप्राजोल से इनहिबिट होता है। ओके, यानी जो ओमिप्राजोल होती है क्लोपिडोग्रिल की एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर देती है। और CYP2C9 और CYP2C19 ये दोनों क्लोपिडोग्रिल की एक्टिवेशन कराती है। इसके बाद प्रोसेग्रिल है। प्रोसेग्रिल क्लोपिडोग्रिल जैसा है लेकिन ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। ATP का फास्टर एक्टिंग होता है और ये पहले से एक्टिव होता है लेकिन स्ट्रोक के अंदर उसको नहीं देते। ठीक है, इसके बाद GP2B और 3 इनहिबिटर, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। इसमें एप्सिक्सामाब, टिरोफिबान, एप्टीफिबाटाइड है। इसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन थ्रोम्बिन रिसेप्टर, तो थ्रोम्बिन को ब्लॉक करने वाली ड्रग कौन सी होती है? ओके, तो इसका मिमोनिक होता है PAR। जो PAR रिसेप्टर होते हैं थ्रोम्बिन के रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे थ्रोम्बिन आके बाइंड करना होता है। तो PAR ब्लॉकर के अंदर एटोपेक्सार और वेरोपेक्सार आते हैं, वैसे ये बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है। फिर आती है एंटीफिब्रिन ड्रग या एंटीकोगुलेंट। जो एंटीकोगुलेंट होती है, ओके, तो जो ओरल एंटीकोगुलेंट है इसमें विटामिन के एंटागोनिस्ट है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और फैक्टर 10 इनहिबिटर। तो पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट वगैरह वारफेरिन को। जो वारफेरिन होती है इसने 2 के साथ 9-10 जिनको विटामिन के की जरूरत होती है उनके पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को ब्लॉक कर देना, गामा कार्बोक्सिलेशन को मिनिमाइज कर देना है। वारफिन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ओरल एंटीकोगुलेंट होती है, विटामिन के की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ओके, 4 से लेकर 5 दिन लगते हैं एक्शन करने के अंदर, स्लो ऑनसेट होता है। ओके, तो इसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है यानी बॉडी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इसकी वजह से फीटल वारफिन सिंड्रोम होगा। वारफिन ऑस्टियोकैल्सिन की एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर देती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगा, माइक्रोसेफली और नेजल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। जो वारफिन के इफेक्ट को मॉनिटर करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम या इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो होती है। ओके, जो मॉनिटरिंग होती है, वारफिन सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिट करती है, उसको मॉनिटर करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR होता है। अब ये थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट और कंट्रोल की रेशियो होती है। वारफिन अगर ओवरडोज में ले ली तो ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए 2 के साथ 9-10 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की फॉर्म में देना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दो या फिर कोआगुलेशन फैक्टर्स दे दो। अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी नहीं है तो होल ब्लड दे दो। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो विटामिन के दे दो। तो विटामिन के वारफिन ओवरडोज का एंटीडोट होता है। इसके बाद डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो डेबिकेट्रॉन ओरली देते हैं, कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। डेबिकेट्रॉन की टॉक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए डायरिसुजीमाब होता है। इसके बाद डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, इसमें रिवरोक्साबान, एडोक्साबान और एपेक्साबान आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। इसके बाद इंजेक्टेबल ओरल एंटीकोगुलेंट, तो इसमें इनडायरेक्ट फैक्टर 2 इनहिबिटर और डायरेक्ट फैक्टर 2 इनहिबिटर। इनडायरेक्ट के अंदर हेपरिन आती है जबकि डायरेक्ट के अंदर हम दूसरी ड्रग आती है। इनडायरेक्ट में जो हेपरिन है एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करती है। एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को उड़ा देती है। जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन होती है, ओके, ठीक हो गया, तो वो एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करती है और वो एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को दोनों को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट वाली, लो मॉलिक्यूलर वेट को हम फ्रैक्शनेटेड भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम अनेक्जेप्रिन, डेल्टाजेप्रिन आती है, तो ये फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देती है। फोंडापारानिक्स फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देती है। हेपरिन को सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर से नहीं देते क्योंकि हीमाटोमा हो जाता है। फैक्टर 10 को फैक्टर 2 को इनहिबिट कर देती है। इमीडिएट एक्शन है, एक्यूट कंडीशन के अंदर देते हैं। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी के अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बस प्लास्टिन टाइम है। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है। साइड इफेक्ट के अंदर ब्लीडिंग है। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एंटी फैक्टर 10 ऐसे कर सकते हैं। हेपरिन की वजह से हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है जिसमें थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होती है। अब जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होती है
जो ओरल है तो वो डेबिकेट्रॉन है, जबकि इंजेक्टेबल के अंदर हीरोडिन, लैपिरोडिन, बिबालिरुडिन और एर्गेट्रोबान आ जाते हैं। ओके, जो एंटीकोगुलेंट है वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं इन द वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, स्पेसिफिकली डीवीटी के अंदर और पल्मोनरी बॉलिज्म के अंदर। तो थ्रोम्बोलिटिक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिब्रिनोलिटिक ड्रग के अंदर प्लाज्मिन है, प्लाज्मिन थ्रोम्बस को रिमूव कर देता है, प्लाज्मिनोजन से बनता है। ड्रग्स के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस आती है, ठीक है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, जबकि अल्टेप्लेस, रीटाप्लेस, टिनेक्टाप्लेस लॉन्ग एक्टिंग होती है, बोलस की फॉर्म में देती है। टिनेक्टाप्लेस सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से डिराइव किया जाता है, एलर्जी हो सकती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकती है, जबकि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के अंदर रीटाप्लेस, टिनेक्टाप्लेस और अल्टाप्लेस होती है। कोई एलर्जी नहीं होती, कोई एंटीबॉडी की फॉर्मेशन नहीं होती। थ्रोम्बोलिटिक की ओवरडोज हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसको एंटीडोट के लिए एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड और नेक्सामिक एसिड होता है। इसके बाद ड्रग्स अफेक्टिंग द सेल, इसके बाद हिमाटिनिक्स है। हिमाटिनिक्स न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है जो ब्लड को बनाते हैं, लाइक आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, या हुक वार्म का इन्फेस्टेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आयरन की टैबलेट्स देती है ओरल रूट से, ठीक है। ओके, तो अर्लीस्ट रिस्पॉन्स में रेटिकुलोसाइटोसिस होता है। जो इंजेक्टेबल आयरन है उसमें आयरन डेक्स्ट्रॉन है, इंट्राविनोस या इंट्रामस्कुलर फॉर्म में देते हैं, ये आयरन सोर्बिटोल सिट्रेट देते हैं, ठीक हो गया। ओके, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड की वजह से या विटामिन बी12 की वजह से होता है, बाकी चीज़ों का हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे। आगे हिमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर है, आरबीसी के लिए रिथ्रोपोइटिन होता है। अनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या एंटी कैंसर ड्रग की वजह से माइलोसप्रेशन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जीएसीएसएफ और जीएमसीएसएफ है, तो वो ल्यूकोपीनिया बोन मैरो की वजह से होता है, या प्लूरिपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्लेटलेट है उसमें इंटरल्यूकिन 11 एगोनिस्ट है और थ्रोम्बोपोइटिन होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिथ्रोपोइटिन अनीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली ऐसा अनीमिया जो माइलोसेपरेशन या क्रोनिक किडनी फेलियर की वजह से होता है। ओवरडोज की वजह से पोलोसाइथीमिया हो सकता है। ड्रग के अंदर रिकॉम्बिनेंट के अंदर डार्बोपोइटिन होती है। जीसीएसएफ और जीएमसीएसएफ न्यूट्रोपीनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जीसीएसएफ के अंदर फिल्ग्रास्टिन और जीएमसीएसएफ के अंदर सारग्रामोस्टिन होती है। इंटरल्यूकिन 11 के जो ओपरल वैकिन होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि थ्रोम्बोपोइटिन एगोनिस्ट के अंदर आते हैं। ओके, तो उसमें रोमेप्लास्टिन और एल्ट्रम्बोपैग आते हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह ये लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं हेमाटोलॉजिकल फार्माकोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।